अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा उसमें एक दफ़ा फिर कोई थोड़ी बहुत हमें हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में कि गुज़श्ता दिनों अपोजिशन की कुछ जमातों ने ये ऐलान किया कि 31 जुलाई को एक कॉन्फ्रेंस होनी जा रही है, जिसके अंदर यकीनी तौर पर अगला लाएअमल तैयार किया जाएगा, क्योंकि अपोजिशन जमातों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी मामला अभी तक हल नहीं हो पाए। और इसी तरह तहरीक इंसाफ भी 5 अगस्त को एक जलसा करने जा रही है, और इस बार उन्होंने कहा है कि उनकी स्ट्रेटजी बड़ी मख्फी होगी। वो इस तहरीक को कैसे आगे लेके चलेंगे वो किसी को नहीं बताने वाले, और लोगों को एक सरप्राइज़ देंगे। साथ में नाज़रीन, हमने देखा है कि इस दौरान इमरान खान साहब के साहबज़ादे अमेरिका का उन्होंने टूर किया, वहाँ पे कुछ अहम लोगों से उनकी मुलाकातें हुई, और एक लग रहा है कि दबाव की कैफियत पाकिस्तान पे बन रही है कि इमरान खान साहब को एक फेयर ट्रायल दिया जाए। मुल्क के अंदर निज़ाम अदल के ऊपर क्या सवालात उठ रहे हैं, और पिछले दिनों एक सूबे के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने अगेन एक बहस छेड़ दिया टेररिज्म को लेके, और उन्होंने कहा कि कुछ गुड तालिबान है और गुड और बैड तालिबान के तमीज़ ख़त्म किए बग़ैर इस मुल्क के अंदर दहशत के ख़िलाफ़ जंग को नहीं जीता जा सकता। तो आज इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए दावत दी है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इन सवालों पे तो मैं बाद में आऊँगा। पहले तो ये है कि आपकी पार्टी सर 1 साल की हो गई। हमारी कोशिश तो ये थी कि जिस दिन आपने सालगिरह मनाई हम उस दिन बुलाएं, लेकिन नहीं कर सके। सर, 1 साल के अंदर आपने क्या खोया, क्या पाया, और आगे चल के क्या एम्स ऑब्जेक्टिव हैं आपके पार्टी के? अपनी जो सिमत है उसी पर हम चलते रहे हैं। जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। पार्टी को हमने एक सलाहियत उसके अंदर पैदा की है। बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है जो मुख्तलिफ शोबों के एक्सपर्ट्स हैं। तो हमारी आज शायद पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो मुल्क के हर इशू पर बात भी कर सकती है, उसका तजिया भी कर सकती है, हल भी दे सकती है। साथ साथ हमने ज़िले की सतह पे पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये कुछ टाइम लगता है इन मामलात में। यकीनन मैं अगर ये कहूँ कि मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ जो हमने प्रोग्रेस की है, तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी। यकीनन उससे ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए, और हम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक पाकिस्तान में एक बेहतर सोच की जमात के तौर पे ये जमात उभरेगी। तो आप पार्टी को क्योंकि आप वसअत दे रहे हैं, लोगों के पास यकीनन जाते होंगे, तो लोगों का अभी भी मुल्क के सियासी निज़ाम पे एतमाद है, एतबार है, और उनका ख्याल ये है कि सियासतदान इस मुल्क को मसाइल से निकालेंगे? नहीं, नहीं, कोई एतमाद नहीं रहा। इलेक्शन पे एतमाद नहीं है, बिल्कुल एतमाद नहीं है। वो इलेक्शन को मुल्क के मसाइल का हल नहीं समझते, क्योंकि ये समझते हैं कि इलेक्शन में जिस राय का इजहार वो लोग करते हैं उसका एहतराम नहीं होता। वोट कुछ और जगह डालते हैं, रिज़ल्ट कुछ और आता है। अदलिया पे बिल्कुल ही एतमाद ख़त्म हो गया। तो पूरे निज़ाम पे एक मायूसी का बहुत बड़ा अंसर शामिल है, और उससे भी ज़्यादा जो मैंने पिछले 4-6 महीने में देखा, एक बेहिसी आ गई है। ये बहुत ख़तरनाक बात है कि लोग कहते बस ठीक है जी, अब यही है जो करते रहे, मुल्क के साथ हमें कोई परवाह नहीं है। जो हम तो अपना पेट भरने की बात करते हैं वो भी अब मुमकिन नहीं रहा। तो लोग अपनी सर्वाइवल की जंग खुद ही लड़ रहे हैं, निज़ाम के ऊपर से एतमाद लोगों को जी जिस हद तक वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्योंकि मईशत कमज़ोर से कमज़ोरतर होती जा रही है जी, जॉब्स हैं नहीं। और आपने देखा कि 23 के जो इदाद शुमार आए हैं दुनिया में, जिन लोगों ने हिजरत की है अपने ममालिक से, पाकिस्तान नंबर 1 है, 16 लाख जी। और उसमें भी जो बाकी 9 ममालिक हैं उनको आप देखें तो उनमें से 2-3 ऐसे हैं जहां उस मुल्क के हालात की वजह से लोगों ने हिजरत की है। अक्सर को किसी जगह बेहतर नौकरी मिल गई है, सही, उस उनको यहाँ भी बारोजगार थे, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली है, वो इसलिए हिजरत कर रहे हैं। वो अपने मुल्क के हालात से तंग होकर नहीं कर रहे। इस बुनियाद पे नहीं कि यहाँ पे जॉब्स ही नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं है, यहाँ पे रोशन मुस्तकबिल भी नहीं है, बट ये कि कंपैरेटिवली एक अच्छी जो जिसको आप ये कहते हैं कि एक प्रोग्रेस के उनको मौका मिला है तो चले गए। तो ये तो सर बड़ी ख़तरनाक पे सूरत हाल नहीं, ये तो फिर मुल्क के अंदर इंतशार को और इस तरह के चीज़ों को जन्म देती है कि जिसमें रियासत फिर किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाती। इंतशार आपके सामने आज है, क्राइम की सतह कितनी बढ़ गई है मुल्क के अंदर। 2 सूबों में क्या हालात हैं, बलूचिस्तान के अंदर और KP के अंदर। यानी KP के वज़ीर-ए-आला अपने घर जाने के काबिल नहीं है। शाम के बाद वहाँ कब्ज़ा किसी और का होता है।
जी जी, वो तो मुल्क के वज़ीर दाखिला फरमा रहे हैं कि वो तो शायद तालिबान को भत्ता देते हैं। पिछले जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने जवाबी स्टेटमेंट ये कहा है कि शायद वो भी अपनी जान के अमान के लिए वहाँ पे लोगों को भत्ता दे रहे हैं। तो सरकार रियासत में चीफ मिनिस्टर जैसे लोग कि जिनको सिक्योरिटी और बाकी कितनी कुछ हासिल है फैसिलिटीज़, तो ये तशवीशनाक बात है। यकीनन है, बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर अगेन फिर भी हम देख रहे हैं कि सियासी जमात एक एफर्ट तो कर रही हैं, और पिछले दिनों भी कुछ लोग बैठे हैं, चकजई साहब हमने देखा है, उनके साथ तहरीक इंसाफ के ज़ौमा भी बैठे हैं। 31 जुलाई को फिर इकट्ठ होने जा रहा है, यकीनी तौर पे आप भी उसका हिस्सा बनने जा रहे होंगे। नहीं, वो शायद जो तहरीक शरीयत जो अपना आइन है, तहफ़्फ़ुज़ आइन, हाँ, वो शायद उनका इजलास है, हम उसमें शामिल नहीं हैं। अच्छा। हालांकि मैंने चौधरी साहब को बताया हुआ है कि हम आपकी सोच से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन जब आपके मकासद सामने आएंगे तो बिल्कुल आपके साथ चलेंगे। क्योंकि मैं इस बात को कोई मकसद नहीं समझता कि इमरान खान साहब को सिर्फ, अगर वाहिद मकसद किसी तहरीक का या सोच का ये हो कि इमरान खान साहब को जेल से निकालना है, ये नहीं होता। तो आपके ख्याल में फिर क्या होना चाहिए? आप मुल्क के निज़ाम की बात करें, आप जमहूरियत की बात करें, आप आइन की बात करें, आप कानून की बात करें, उसी में इमरान खान साहब के मसाइल का हल भी है। मैंने आज तक कोई तहरीक नहीं देखी किसी जमात ने चलाई हो कि हमने अपने लीडर को बाहर निकालना है। जब पीपल्स पार्टी ने भी MRD चलाई थी, आपको याद होगा, जिसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो उससे पहले ऐसी तरीके, ये शख्सी तहरीक पे लोगों का वो नहीं आता, रिस्पांस नहीं आता। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, उस तहरीक का नाम भी तो देखें ना। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे तो फिर सब कुछ आ जाता है, जिनका जिक्र आपने भी किया कि ट्रू डेमोक्रेसी भी हो, रूल ऑफ लॉ भी होना चाहिए, अदालतें आज़ाद हैसियत में काम करें, इदारे अपने दायरे में रहें जी। तो लग तो ये रहा है कि थिंकिंग वहाँ पे है, लेकिन अगेन फिर आप चाह रहे हैं कि क्लैरिटी आनी चाहिए इन राइटिंग में, तब जाके आप कहीं। नहीं, राइटिंग में नहीं चाहिए। लेकिन जब भी मकसद बयान होता है ना तहरीक का या किसी मीटिंग का, तो ये जी हमने इमरान खान साहब को जेल से निकालना है, तो वो बात बड़ी अजीब सी है। उस पर लोगों को रिस्पांस आपको नहीं मिलेगा। उसमें पार्टी से रिस्पांस यकीनन आ सकता है, जो लोग उस जमात से या इमरान खान साहब की शख्सियत से हमदर्दी रखते हैं, उनको वहाँ से आ सकता है, लेकिन वो एक तहरीक का मकसद नहीं बन सकता। लेकिन अगेन आपको लगता नहीं कि एक मुल्क के मकबूल रहनुमा हैं, उनकी जमात एक बहुत बड़ी हैसियत रखती है पार्लिमान के अंदर भी, और उनको आपके ख्याल में फेयर ट्रायल मिल रहा है या नहीं मिल रहा? तो अगर ये बात की जाती है तो कोई गलत तो नहीं है ना? पाकिस्तान में जिसको जेल डाला जाता है उसको कभी फेयर ट्रायल नहीं मिलता। आज तक किसी सियासी शख्स को फेयर ट्रायल नहीं मिला। तो ये बात ही छोड़ दें कि फेयर ट्रायल है या नहीं है। जिस तरीके से डाला जाता है जेलों में, केस कोई नहीं होता, जेल में डाल देते हैं, आपके जो बुनियादी हकूक़ है सलब कर लेते हैं, और फिर कहते हैं जी अच्छा जी अब तुमने वो 10 साल पहले ये काम किया था, या 8 साल पहले या 5 साल पहले, फिर उस पर केस बनाने की कोशिश करते रहते हैं। पूरी हुकूमती मशीनरी लगी होती है कि इस पर कोई केस बनाओ। मुझे याद है कि वो मैंने एक दफ़ा उनसे कहा यार कि आपसे केस नहीं बन रहा हमारे खिलाफ, तो कोई बना दे झूठा मूठा। जिस तरह आपको याद है चौधरी परवेज अपना ज़हूर अली साहब पे भैंस चोरी का मुकदमा बना, बिल्कुल ऐसे। और अभी वो फिर आपने उस किस्म के केस देखे हैं मुर्तज़ा जदोई साहब के खिलाफ सिंध में, मोटरसाइकिल चोरी, इधर कुछ कर लिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, इस किस्म के केस उनमें बनाए गए। सही। तो ये कहते हैं जी बस वो नाम बड़ा होता है तो फिर हमें केस तो बनाना है ना। लेकिन कुछ लोगों को फिर फेयर ट्रायल मिलता है भी। आप भी किसी केस में थे तो आप बाइज्जत बरी हुए, या उसके बाद नवाज शरीफ साहब को देखते हैं एक मरहले पे लगा था कि ताहयात नाहलों के सिस्टम से बाहर चले गए, बट फिर अगेंस्ट मुल्क की अदालत ने उनको इंसाफ फराम किया, वो बाइज्जत। सर वो फेयर ट्रायल तो नहीं थे ना, दोनों नहीं थे फेयर ट्रायल। जी फेयर ट्रायल जो था वो एक जज की मरून मिन्नत था, रहमत हुसैन जाफरी साहब जो थे, उनकी हिम्मत थी कि हमें एक्विट कर गए, लेकिन फिर भी मियां नवाज शरीफ को कन्विट करना पड़ा। लेकिन गुंजाइश उन्होंने इतनी छोड़ दी कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया 5-6 साल के बाद, तो वहाँ से बाइज्जत बरी हो गए। सिंध हाई कोर्ट ने उस सज़ा को बरकरार रखा था, ये भी हम भूल जाते हैं, और सिंध हाई कोर्ट ने जो हम एक्विट हुए थे हमें भी फिर गिरफ्तारी का हुक्म दिया था, हालांकि हम तो छुटे ही नहीं थे। जब वहाँ से क्विट हुए तो MPO में आ गए थे, MPO फिरते में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। तो ये फेयर ट्रायल होता है कि आप किसी की शख्स के 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल ले लें। 19 साल मैंने नैब की अदालतों में गुजारे हैं, 19 साल 19 ईयर्स। तो फिर आप कहते हैं कि इंसाफ मिल गया। भाई इंसाफ पहले दिन क्यों नहीं मिला? 19 ईयर्स में ना गवाह आता था, ना प्रोसिक्यूशन आती थी,
तो हम वहाँ पेश होते थे, अखबारों में आता था, हम भी जाके नैब को सबको 2-3-4 बातें सुनाते थे, घर आ जाते थे। लेकिन नवाज साहब, इनफैक्ट मैं जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म से सवाल करता हूँ मुझे खुद भी बड़ा अजीब लगता है कि जब आप निज़ाम के ऊपर बैठे होते हैं, इख्तियार कुल के मालिक होते हैं, आज जिन इदारों का आप गिला कर रहे हैं, वो अदलिया हो, इस मुल्क के अंदर नैब का इदारा हो या इससे जुड़े कुछ और इदारे हों, सर इनको ठीक करने के लिए कोशिश तो नहीं करते? आपको भी लगता है कि स्टेटस को क्योंकि आपको फेवर कर रहा है, कुछ मुखालफिन को रगड़ा लग रहा है, तो इस निज़ाम को चलने दें, जब हमारी बारी आएगी तो फिर हम थोड़ा सा वाविला मचाएंगे कि हमसे हमारे से जुल्म हो रहा है? जी, ये जो पहली जो सोच है ना आपकी, जो आम सोच है पाकिस्तान में कि वज़ीर-ए-आज़म कोई ताकत कुल होता है, जो मुंह से लफ्ज़ निकालता है वो हो जाता है। वज़ीर-ए-आज़म तो वज़रा में एक होता है, इसलिए सोच जमात की होती है, सोच उस सियासत की होती है जिसको आप जिसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो ये बातें, अदल का निज़ाम मौजूद है, हमने उसको हमेशा ख़राब से ख़राब तर किया अपनी ज़ात के लिए, यानी अपनी ताकत को तूल देने के लिए, इक़्तिदार को तूल देने के लिए हम उसको बदस्तूर ख़राब करते गए। और ये 26वीं तरमीम उसका एक बड़ा वाज़ेह मुज़ाहिरा है। इसी तरह नैब का इदारा है। अब नैब के इदारे को कोई एक जमात ख़त्म नहीं कर सकती। ये मुशर्रफ साहब हमें ऐसा तोहफ़ा देंगे जी कि आज 3 हफ्ते में नैब बना था, बिल्कुल एक अंधा और काला कानून है। ऐसा ही है, ऐसे उसके बाद से मेरा ख्याल है ये 5वीं सियासी हुकूमत है, दिल से लगाया हुआ है। अब तो 2 अक्सरियत भी आ गई जी, भी ख़त्म करें यार इस इदारे को, इसने मुल्क को तबाह कर दिया है, मफलूज कर दिया है। उसकी परफॉर्मेंस देख लें, कुछ किया आज तक नैब ने तो। लेकिन इसको एक जमात जो करेगी उसमें सब इल्ज़ाम लगा देंगे, देखिए जी ये तो अपनी आपको बचाने के लिए कर रहे हैं। तो जो इक़्तिदार में आते हैं वो कहते हैं ठीक है यार, नैब का पहले मैं उसको भुगत रहा था, अब इसको भुगतने दें। ये सोच भी ख़त्म हो जाती है। हालांकि 2015 में सेनेट में कमेटी बनी और वहाँ तय भी हो गया कि ये तरामीम होंगी, और उस वक़्त हम हुकूमत में थे, PTI और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थे। जब मियाँ साहब की हुकूमत टूटी, ये सब भाग गए, उस कमेटी से भाग गए। फिर जब खान साहब की हुकूमत आई तो नैब पर एक कमेटी बनी, वहाँ एग्री हुआ कि ये अमेंडमेंट्स हैं। उसको जनाब वो लेकर गए खटक साहब, खान साहब के पास, वापस आए आधे घंटे में, वो जी मान नहीं रहे। तो वो भी सारा, उसके बाद शाह महमूद साहब ने असम्बली में जाकर कहा देखिए हमसे तो NRO मांग रहे थे। तो ये जब रवैया होगा, अब सब उसको भुगत रहे हैं। यकीनी तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। इनफैक्ट सर, ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सियासतदानों की विल तो होती है, बट कुछ इंटरवेंशंस होती हैं, शायद वो रोकती हैं। तो क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो यकीनी तौर पे इस तरह की कुछ इंटरवेंशंस को आपने भी भुगता होगा कि जी आपकी विल तो कुछ और है, बट कुछ और लोग ऐसा नहीं चाह रहे, तो लिहाजा नहीं हो सकता। देखिए, उस विल को आपको मैनेज करना पड़ता है ना, उसको अपने दलील से काउंटर करें। आप मैनेज कर पाए थे सर अपने दौर? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ऐसे मुझे कोई शिकायत नहीं है कि मुझे किसी ने काम नहीं करने दिया। बिल्कुल सोच होती है, लेकिन उस सोच को आप जो प्रॉपर फोरम है वहाँ पर उस पर बात करें, उस पर बहस हो। इसीलिए फोरम बने हुए, NSC का फोरम है, कैबिनेट का फोरम है, कमेटीज़ हैं, वहाँ पर बैठ कर बात करें कि क्या मसाइल, क्या आपको, क्या आपकी क्या सोच है, हम तो ये करना चाहते हैं। ये इसीलिए ये बातचीत का मामला, आप अपोजिशन से भी बात करते हैं, आप असेंबली के अंदर भी बात करते हैं, आप जो लोग उससे मुतासिर हो रहे होते हैं। जिस तरह आपको याद है कि फाटा पे तकरीबन 4-5 साल की मेहनत के बाद फाटा का जो कानून हुआ था, 4-5 साल लगे थे। लेकिन अगेन अब रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं। अब तो वफाक खुद देख रहे हैं, कमेटी बन गई है, फंड्स दिए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के कोटे बहाल किए जा रहे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि 27वीं तरमीम के जरिए अब दोबारा उसकी हैसियत पुरानी बहाल की जा रही है। तो आप ये उनकी मर्जी है, ये मर्जी है। लेकिन बतौर सर साबिक वज़ीर-ए-आज़म आप क्या समझते हैं, फैसला दुरुस्त होगा कि फिर अगेन वहाँ पे FCR का कानून लाया जाए और उसी तरह उनको चलाया जाए जैसे माजी में चल रहे थे? नहीं, देखें वो बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन असल हकीकत ये है कि आपने जो वादा किया था वो आपने पूरा नहीं किया। आपने उनको ज़िम्म कर दिया। आपको अफगान निज़ाम देना था और तरक्याती फ़ंड देने थे जिससे वो KP के बाकी सूबों के बराबर उनको वसाइल मिल जाएँ। उनको वो आपने दिए नहीं। यकीनी तौर पे वो तो फिर अब उनकी जो बातें हैं तो बजाएं कि वहाँ पर जो पुराना निज़ाम भी ख़त्म हो गया, नया निज़ाम भी नहीं आया, और वहाँ एक अजीब किस्म का मखलूत किस्म की, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, कोई निज़ाम नहीं है।
यकीनी तौर पे ना अदालतें और ना खैर पुलिस का निज़ाम, बाकी बहुत सारे तरक्याती काम भी कुछ भी नहीं हो पा रहे। बट अगेन सर, जब निज़ाम कितना गिला कर रहे हैं और बिलखसूस निज़ाम अदल का, तो इसका मतलब है कि फिर इमरान खान साहब के साहबजादे जो गए हैं अमेरिका में और वहाँ से मदद मांगी जा रही है, तो दुरुस्त इक़दाम है आपके ख्याल में? फिर इसी तरह पाकिस्तान का इंसाफ हासिल किया जा सकता है? देखिए, हमारे अदल के निज़ाम को अमेरिका ने ठीक करना है, कम अज़ कम मैं अपने मुल्क के बारे में क्या कह सकता हूँ? अगर आपने किसी बैरूनी दबाव के तहत किसी पॉलिटिकल लीडर को रिलीज़ करना है, तो फिर आपकी क्या हैसियत रहेगी? आपके निज़ाम की क्या हैसियत रहेगी? आपकी शख्सियत या आपकी हुकूमत की क्या हैसियत रहेगी? जो उनके बेटे हैं वो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, पाकिस्तानी शहरी नहीं है। उनकी फैमिली के लोग तो कहे कि नायक उनके पास है और उनको वीज़े नहीं, नायक शहरियत नहीं होती। अच्छा, नहीं होती। बट वो उनके बेटे तो हैं। बट मैं तो इस सवाल से पूछ रहा कि उनका मूव फिर दुरुस्त है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर निज़ाम अदल तो ऐसा है नहीं कि आप इंसाफ मिल पाए। तो फिर बेहतर है कि आप किसी ताकतवर मुल्क के पास जाएं। ये बात तो बड़ा वाज़ेह है। ये तो ठीक किया उन्होंने आपके ख्याल में? क्या किया कि उनका वहाँ पे जाना, अमेरिका से जाके मदद मांगना कि हमारे वाले साहब कैद तन्हाई में हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, तो आप एक बड़ा ताकतवर मुल्क हैं, आप ही पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालें। जी देखिए, ये तो फिर हर आदमी कोशिश करेगा ना। जब आप उल्टे सीधे कवानीन बनाएंगे, अदल का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। अब देखिए, एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, पॉलिटिशियन रहा है, और ये भी सियासी कैदी आपके ख्याल में? सियासतदान जब जेल में जाता है सियासी कैदी होता है, क्योंकि वो अपने किसी कत्ल की वजह से नहीं गया हुआ, वो सियासत जो करता है उसकी वजह से अंदर होता है। सही। तो अब वहाँ पर अब कानून बड़ा वाज़ेह अंग्रेज़ बना कर गया था, हमने नहीं बनाया, कि एक बी क्लास होती है, जिसमें जो लोग टैक्स पेयर हों या आला तालीम रखते हों या आला ओहदों पर रहे हों, उनको आप वहाँ पर रखते हैं। तो बदकिस्मती इमरान खान साहब खुद भी नहीं किसी को रखने देते थे, और अब वो खुद भी उससे मुतासर हो रहे हैं। लेकिन अगर एक गलती माजी में हुई तो उसका ये मतलब नहीं है कि आज गलती की जाए। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, उसको आप दें जो बी क्लास मिलती है, जैसे जरदारी साहब को मिली थी। आज जरदारी साहब को उनके लिए बात करनी चाहिए यकीनी तौर पे। लेकिन बात क्या करनी चाहिए, कल जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से अमेरिका में इस हवाले से सवालात हुए हैं, तो उन्होंने कंपैरिजन ड्रा किया है कि जी देखिए, यहाँ भी आफिस सदीकी साहबा बड़े अरसे से पड़ी हैं वहाँ पे अमेरिकी जेलों में, तो आप हमसे कहते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा करें। तो ये जो कंपैरिजन ड्रा उन्होंने किया है, इसके बारे में बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आप क्या समझते हैं? कंपैरिजन बनता है कोई डॉक्टर आफिस सदीकी और इमरान खान के? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से मेरा इख्तिलाफ है। जो ना आइन के अंदर होता है ना कानून के अंदर है, आप कैसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? बट वज़ीर ख़ारजा के तौर पे उनकी स्टेटमेंट आपको लगता है कि लॉजिकल थी? खारजा को इन बातों पे स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए थी। इस क्वेश्चन को अवॉइड किया जा सकता था। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल डिफ्लेक्ट करें, क्योंकि आपके पास बात करने के लिए जवाब नहीं है। और ये कंपैरिजन आफिया सिद्दीकी जिनके साथ जुल्म हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ भी जुल्म हुआ है तो यहाँ भी जुल्म हो रहा है, आपने मान ली ना बात, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, वो तो एक वाज़ेह जुल्म है जो उस निज़ाम के लिए काला धब्बा है कि एक खातून जिसके खिलाफ कोई गवाह नहीं है, जो मतलब किसको गोली मार सकती हैं, तो कैसे मतलब, और आपने इतनी लंबी उनको सज़ा दी है 36 ईयर्स। जी, वो कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इनफैक्ट अब लग क्या रहा है, स्टेटस को के साथ चलेंगे? जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि ये निज़ाम एक हाइब्रिड निज़ाम है। एक तो ये मैं जानना चाहूँगा किसी के साथ चल रहे हैं हमने, और क्या ये निज़ाम पहली दफ़ा है या माजी की जितनी हुकूमतें हैं उनके बारे में हम यही बात करें? क्योंकि आपने इब्तिदाई में फरमाया कि लोग तो बड़े मायूस हैं, वोट किसी को डालते हैं और पर्ची किसी और के नाम पे निकलती है, इक़्तिदार में गौर आ जाता है। जी जी बिल्कुल ऐसे है। तो ये हाइब्रिड निज़ाम सर, ये आपसे तारीख सवाल करेगी ये कौन सा मुल्क था? तो नाम किस मुल्क का आएगा सर? नहीं, ये लोग सवाल करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। यार एक मुल्क था तारीख में, लोग वोट किसी और को डालते थे, बन की ओर जाता था। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन सर ये हाइब्रिड निज़ाम पहली दफ़ा आया आपके ख्याल में, या माजी में भी जितनी? हाइब्रिड निज़ाम होता क्या है? जिसमें निज़ाम जो है वो आइन है। अगर जो आप जिस तरह मुल्क चला रहे हैं, चाहे वो हाइब्रिड है, हाइब्रिड प्लस है, हाइब्रिड प्लस प्लस है, अब तो प्लस प्लस तक आ गए, तो क्या वो आइन के मुताबिक है या नहीं है? मेरा सवाल सिर्फ ये है। अगर वो आइन के मुताबिक है तो 100 बिस्मिल्लाह आप चलाएं। अगर वो आइन से मुतसादिम है तो फिर इस मुल्क के सारे आइनी उहदेदार जो हैं वो अपना हलफ तोड़ रहे हैं, कि उन्होंने तो हलफ आइन का दिफा करने का हलफ उठाया हुआ है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आइन के तहत। तो ये फिर आप लोगों पे छोड़ रहे हैं कि वो असेस करें बतौर प्राइम मिनिस्टर? ये तारीख ही करेंगे, लोग बेचारे क्या करेंगे? लोग तो वोट डाल के
आपको लगता है कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की अमलदारी हो कायम है या वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है इस वक्त? आपको क्या लग रहा है सर, ये बताएं। जो लोग इक़्तिदार में, मैं तो इक़्तिदार में नहीं हूँ ना, मैं पार्लियामान में हूँ, क्या वो शिकायत कर रहे हैं? नहीं, वो तो कह रहे हैं। अपोजिशन कह रही है। अपोजिशन तो शायद मेरा अपोजिशन खुद इक़्तिदार में है, एक सूबे में तो डेफिनेटली है, बिल्कुल है। पीटीआई भी इक़्तिदार में है, पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में है, पीएमएलएन भी इक़्तिदार में है, यकीन तो क्या बात करेंगे? लेकिन अगेन सर, अब तहरीक की बात भी हो रही है ना, 5 अगस्त और उसके ऑनवर्ड, आप उसके बारे में, अब जाहिर सी बात है नजूमी तो आप नहीं हैं, बट इस मुल्क के अंदर सियासी तहरीकों को आपने चलते भी देखा है, और फिर ये है कि हुकूमत वक्त के रवैये क्या आपको नज़र आते हैं? क्योंकि माजी में अब तो देखा है कि जब जब भी कोई तहरीक का आगाज़ हुआ है तो बड़ा सख्त हमें एक्शंस देखने को मिले हैं, बट अब आपको लगता है कि कोई बढ़ पाएगी और इसमें तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी भी हो पाएंगी? अगर नुक्ता वो होता है जो आप फरमा रहे हैं कि जिसके अंदर कानून और आइन की बालादस्ती, हकीकी जमहूरियत, इन चीज़ों को मेक श्योर करने के लिए होती है, तो क्या लगता है आपको? जी, जब आप मुल्क के निज़ाम की बात करेंगे, मुल्क की बेहतरी की बात करेंगे, आइन की बात करेंगे, कानून की हुक्मरानी की बात करेंगे, ये तहरीक चलती है और वो तहरीक एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं देती। सही। एक मुस्तकिल तहरीक आपको चलानी पड़ती है। अब मसला ये है कि जो लोग तहरीक चलाना चाहते हैं, जिसमें सबसे बड़ी जमात पीटीआई है जी, उनका अपना रवैया आइन के बारे में क्या है, अपना रवैया कानून की हुक्मरानी के बारे में क्या है? जी, कभी पास हुकूमत है, आज कभी वो कहते हैं हुकूमत से बात करनी, कभी वो कहते हैं नहीं चले, वो तो हो गई ना, एक हुकूमत भी है ना। हाँ बिल्कुल। अगर वो एक मॉडल गवर्नमेंट होती जो आइन के मुताबिक चल रही होती, जहाँ कानून की हुक्मरानी होती, और वो आज की हुकूमत नहीं, ये उनका मेरे ख्याल है 14th ईयर शुरू है। बिल्कुल ऐसे। तो पहले उसको ठीक कर लें, फिर आप अपोजिशन कर रहे हैं वफाक में, 2 हाउसेज में आपकी बड़ी भारी तादाद है, तो आप वहाँ पर भी अपोजिशन करें ना। सही। आप मुल्क के मामलात की बात करें, जो भी ये इश्यूज़ हैं इनकी निशानदेही करें, उनके हल की बात करें, आगे बढ़ने की बात करें। उसमें मसला ये आएगा कि जो 3 साल 8 महीने हुकूमत रही है पीटीआई की वफाक में, उसकी हालात क्या थे, क्या वो इनके मुताबिक थी? सही। तो इसलिए आज जहाँ पर हुकूमत को तो इस्लाह की ज़रूरत है ही है, अपोजिशन को भी बहुत इस्लाह की ज़रूरत है। सही है, लेकिन तो इस तहरीक में अपनी इस्लाह अगर शामिल कर लें, अपने निज़ाम को दुरुस्त कर लें, तो ये इस तरह मामला आगे चलेगा। लेकिन अगेन सर, आप अगर जो छोटी जमात है, लेकिन इंतज़ार करेंगे कि कोई और इनिशिएटिव लेगा, या शायद आप बात समझते हैं कि नहीं मुल्क तो डूब रहा है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तो कम अज़ कम सड़क पे। सर हम तो बात करते हैं ना, हम बात ही कर सकते हैं। अच्छा, बात ही कर सकते हैं। हम तो पार्लियामान में हमारी नुमाइंदगी नहीं है। सड़क पे अगर आप समझते पत्थर मारने से मामला होता है तो पत्थर मारने को तैयार हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उससे हल निकलते हैं। गुफ्तगू से निकलेगा हल, गुफ्तगू से, हर चीज़ का हल गुफ्तगू से निकलेगा। और लास्टली सर, डायलॉग से निकलता है। लास्टली ये जानना चाहूँगा, अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट मैंने अपने तहरीर में बताई कि वो कह रहे हैं जी गुड तालिबान बैड तालिबान। अगेन क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो फिर पूछना पड़ता है ना सर कि ये पॉलिसीज़ कब से चली आ रही हैं और क्या उनकी स्टेटमेंट बड़ी जस्टिफाइड है कि ऐसे ही है जिसकी वजह से हम अब तक दहशतगर्दी के मसले को हल नहीं कर पाए? देखिए, हमने माजी में ये तकरीबन हमारी किस्म की स्टेटेड पॉलिसी थी, आपको याद होगा, आज से 10-15 साल पहले, कि गुड तालिबान बैड तालिबान, ये बात उस वक्त आई थी। फिर उसको फैसला हो गया नहीं ये सब मामला बैड ही है। फिर हमने वहाँ पर जंग लड़ी और हज़ारों शोधाएँ, बल्कि लाखों की तादाद में सिविलियंस, पुलिस, आर्मी, ये शोधा मौजूद हैं, FC के, रेंजर्स के, बहुत बड़ी तादाद है। अब अगर एक सूबे का चीफ मिनिस्टर, और जिस सूबे में सब कुछ हो रहा है, एक आईनी ओहदेदार है, वो ये बात करता है तो उसकी बात आपको सुननी पड़ेगी। फिर उसको बोले कि आओ बैठो यार, डायलॉग करते, तुम बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम क्या बात कर रहे हो। ये तरीका होता है मुल्क को चलाने का। अगर आप उसको गाली निकालेंगे, उसको अंदर करने की कोशिश करेंगे, उसने एक बात कर दी है, अब उसको जो भी फोरम्स आपके पास हैं, CCI है, CCI बुलाई जाए, NSC में बुलाया जाए उसको कि आए बताएं यार कि आपके पास क्या दलाइल हैं, कैसे आपने ये बात, ये मामूली बात तो नहीं है ना, दुनिया सारी इसको कोर्ट करेगी कि पाकिस्तान तो खुद गुड बैड कर रहा है। सही। तो ये चीज़ें बड़ी सोच समझ के, हुकूमत जो है ना, ये आप उसको इस तरह गैर जिम्मेदाराना तरीके से नहीं चला सकते। सही है, लेकिन वो तो बड़ी चल रही है और वो बड़ी कंफर्टेबल भी है, बड़ी कॉन्फिडेंट भी है कि कुछ नहीं होने वाला। तो आपको भी लगता है कि जिस अंदाज में चल रही है चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी? नहीं, कुछ तो हो रहा है ना, कुछ हो रहा है जी। मुल्क की तबाही तो हो रही है, तबाही हो रही है। मैं समझ रहा हूँ, देखिए कुर्सियाँ तो आखिरी वक्त तक महफूज होती हैं,
आखिरी सेकंड तक। लोग पूछते हैं कि ये हुकूमत कब तक रहेगी, मैं कहता हूँ आखिरी सेकंड तक। वो सेकंड कब आएगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत है जो हटी है किसी जमहूरी अमल से? तो ये इक़्तिदार में रहना कामयाबी नहीं होती। तो ये भी जमहूरी अमल के जरिए नहीं, किसी और अमल के जरिए जाएगी आपके ख्याल में? जी, गैर जमहूरी अमल से आई है, गैर जमहूरी अमल से जाएगी। बहुत शुक्रिया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद किसी हुकूमती उज़मा से बात करने की कोशिश करेंगे। वापस आते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। हुकूमत ने माली साल 2024-25 में कुछ 26.7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड कर्जे लिए, और वज़ारत ख़ज़ाना और मनसूबबंदी की वजारतों के अदाद शुमार के मुताबिक ये कर्जे गुज़श्ता साल के मुकाबले में कुछ ज़्यादा हैं। इन कर्ज़ों में से 50% वो हैं जो रोल ओवर किए गए, गोया कि पाकिस्तान ये कर्जे वापस अदा करने की सकत नहीं रखता था, लिहाजा दोस्त ममालिक ने इन कर्ज़ों की मुद्दत में 1 साल का इजाफा कर दिया। अदाद शुमार के मुताबिक इन कर्ज़ों में से सिर्फ 13% महज 3.4 अरब डॉलर तरक्याती मनसूबों के लिए लिए गए, और बाकी मादा ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखने के लिए और बजट सपोर्ट के लिए लिए गए। इससे साबित होता है नाज़रीन कि इन कर्ज़ों की वापसी का अमल इतना आसान न होगा। हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के 14.5 अरब डॉलर्स में से ज़्यादातर रोल ओवर और रीफाइनेंस और कुछ नए कर्ज़ों की रकम शामिल है। इससे यह भी साबित होता है कि पाकिस्तान की मशत का ज़्यादातर दारोमदार बैरूनी कर्ज़ों पर है। वज़ारत माशी अमूर के मुताबिक वफाकी हुकूमत के अकाउंट्स में मौजूद रकम में 2.1 अरब डॉलर IMF की किस्त, जबकि बाकी मानदा सऊदी अरब, UAE, चीन और कुवैत जैसे ममालिक की जानिब से रोल ओवर किए गए कर्ज़े हैं। 5 अरब डॉलर का कर्जा सऊदी अरब की जानिब से दिया गया कि जो 4% शरह सूद पे है, तो चीन की जानिब से 4 अरब डॉलर का कर्जा 6% की शरह सूद पे है, जबकि बाकी मानदा मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से 3 अरब डॉलर स्टेट बैंक के गोया के अकाउंट में रखे गए हैं। IMF के मुताबिक पाकिस्तान आइंदा कई बरसों तक 12.7 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने की सकत नहीं रखता। लामाला तौर पे ये कर्जे आने वाले वक्त में भी रोल ओवर होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आलमी मार्केट से यूरो बॉन्ड्स के ज़रिए 1 अरब डॉलर की रकम हासिल करने में भी नाकाम रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान को महंगे कर्जे लेकर गैप को पूरा करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कर्ज़ों की जो रेशो जो GDP है वो भी कोई अब मुकर्ररा हद से ऊपर चली गई है, और वज़ारत ख़ज़ाना ये कहती है कि अगर ये शरह 15% से ऊपर चली जाए तो उसे दुरुस्त तस्वर नहीं किया जाता। ये सूरत हाल आइंदा 3 वर्षों तक नाज़रीन बरकरार रहेगी, जबकि दूसरी जानिब IMF ने टैक्सों के हदफ से कम वसूली, इस्लाहात की मुखालफत, रेजिस्टेंस आती है हमेशा पाकिस्तान में, ज़र मुबादला के कम ज़खायर, हाई ग्रॉस फाइनेंसिंग और माशरती और सियासी इंतशार के खदशे के पेश नज़र इस खदशे का इजहार किया कि पाकिस्तान शायद ये कर्ज़े मुकर्ररा वक्त पर वापस ना कर सके और पाकिस्तान की एबिलिटी इससे मुतासर हो सकती है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को अगले 3 वर्षों के दौरान मईशत का पहिया चलाने के लिए 70 अरब डॉलर से ज़ायद कर्ज़े भी दरकार होंगे। तो ये नाज़रीन गोया सूरत हाल है, और इसके मुकाबले में अगर हुकूमत वक्त का दावा यह है कि इन्फ्लेशन अब काफ़ी नीचे आ चुकी है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बिल्कुल नहीं रहा बाकी, और मईशत का पहिया चल पड़ा है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बाहर आ गया, लेकिन हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं। तो हमने कोशिश की है आज के एक रेलिवेंट पर्सन से इस बारे में बात की जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब, आप वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, मईशत की सूरत हाल तो कोई तसल्ली बख्श नहीं है, हुकूमती बयानियाँ कुछ, बट हक़ाइक़ तो उससे बिल्कुल बरक्स हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हक़ाइक़ उससे बरक्स हैं। बिल्कुल मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी आई है, हमारी मईशत में बेहतरी आई है, एक्सटर्नल फ्रंट पे भी जिसके बारे में आपने बिलखसूस अभी बात की है उसमें भी बेहतरी आई है। उसमें से कुछ चीज़ें आपने ख़ुद बताई हैं अभी कि एक तो करंट अकाउंट सरप्लस हमने पिछले माली साल के अख्ताम पर जो जून में जिसका अख्ताम हुआ है उसमें पोस्ट किया 2.1 अरब डॉलर का, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 14 साल बाद पहला करंट अकाउंट सरप्लस था। और करंट अकाउंट सरप्लस आपके नाजरीन के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि वो आपकी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस मिला के, और उसमें से अगर आप इंपोर्ट्स माइनस करते हैं तो आपका जो बैलेंस बचता है, मेन आइटम्स यही हैं, तो आपका ये बनता है। तो ये पहली दफ़ा 14 साल में पाकिस्तान ने पॉजिटिव पोस्ट किया और 22 साल में हाईएस्ट पोस्ट किया। 2003 के बाद ये हाईएस्ट करंट अकाउंट सरप्लस है।
तो देखिए, और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो कि डॉलर के रिजर्व्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेडली बढ़ते रहे हैं। कुल रिजर्व जो हैं वो 20 अरब डॉलर पे हैं, जिसमें से 14.5 अरब डॉलर जो हैं वो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं, 5.5 अरब डॉलर जो हैं वो कमर्शियल बैंक्स के पास हैं। इसी के साथ साथ देखिए, हमारी अगर उस तरह के कंसर्न्स होते आगे रीपेमेंट्स के, तो फिर हमारे IMF का प्रोग्राम इतना स्मूथली ना चल रहा होता। ये सब चीज़ें उसमें फैक्टर्ड इन हैं, और इसी के नतीजे में आपने देखा कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जिसका एक्सटर्नल परफॉर्मेंस एक अहम हिस्सा रहा है, इसी के नतीजे में ही जब जंग उरूज पर थी उस टाइम पर भी IMF का जब बोर्ड अप्रूवल आया और इंडिया ने उसको सबोटाज करने की कोशिश की, तो IMF के बोर्ड से वो पास किया विद फ्लाइंग कलर्स। क्या इसका मतलब ये है कि आगे चैलेंजेस खत्म हो गए? ये हरगिज़ ये दावा नहीं है, मगर हरगिज़ भी उस तरह के कंसर्न्स या वरीज भी नहीं है जिसका आप जिक्र करें। और इसकी मैं आपको एक और मिसाल ये देता हूँ कि अभी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भी हमारी रेटिंग चंद दिन पहले ही CCC+ से B- पे अपग्रेड की है। वो इन सारे फैक्टर्स को, आपके डिफ़ॉल्ट रिस्क को, इन सब चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद ही इस तरह का अपग्रेड पॉसिबल होता है। और काफ़ी तवील प्रोसेस होती है जिसमें काफ़ी क्रिटिकली नंबर्स को एनालाइज किया जाता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को किया जाता है। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि हमारे यहाँ बेहतरी आ रही है, मगर आगे बिल्कुल ये बात जायज़ है कि हमें अपनी मईशत के अंदर डॉलर कमाने की सकत ज़रूर बढ़ानी है, क्योंकि अब मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी के साल के बाद आगे फिर से जब मईशत हम ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इसमें ये बात बहुत अहम है कि वो सिर्फ ग्रोथ की मिकदार काफ़ी नहीं है, ग्रोथ की क्वालिटी कैसी है ये बहुत अहम है। इट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, जिसके नतीजे में आपकी जब मईशत में ग्रोथ आए तो डॉलर कमाने की सकत भी बढ़े। क्योंकि माजी में हमने देखा है कि जब स्टेबिलिटी के बाद जब ग्रोथ आई है तो उसके साथ इंपोर्ट्स तो बढ़ी हैं, मगर एक्सपोर्ट्स उस मिकदार से नहीं बढ़ी, जिसके नतीजे में ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए और हम फिर से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्राइसिस की वजह से IMF की तरफ गए। प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार ये बात कहते हैं कि उनकी अव्वलीन तरजीह है कि दिस इज़ द लास्ट IMF प्रोग्राम, बट उसको इंश्योर करने के लिए हमें बिल्कुल आगे इस साल से हमारी यही तरजीह है कि हम ग्रोथ की तरफ भी जाएँ, मगर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाएँ। और उसके अंदर बुनियादी जो किरदार है, एक सिर्फ मैं आपको मिसाल दूँ, एक तो ओवरऑल जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जिसमें एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, टैक्स रिफॉर्म्स आपके सामने हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है, मगर जो एक मेन उसमें फैक्टर है वो टैरिफ रिफॉर्म्स हैं, जिसका आगाज़ इस साल से हो गया। एक 5 ईयर प्लान है और इस साल जो टैरिफ्स में रिडक्शन हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस रॉ मटेरियल्स और मशीनरी या कैपिटल गुड्स पे इसलिए कि हमारे लिए हमारी एक्सपोर्टेबल गुड्स बनाने की कॉस्ट कम हो, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें, जो हमारे एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं उनकी कॉस्ट कम हो, और जो नॉन एक्सपोर्टिंग करंटली सेक्टर्स हैं उनको हम एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स बनाएं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जब आपने टैरिफ कम किए हैं तो इंपोर्ट अगर रॉ मटेरियल की मशीनरी की होती तो डॉलर्स हमारे पास इतने हैं या जी बिल्कुल, देखिए डॉलर्स का रेट ऊपर चला जाए? ये बड़ा जायज़ सवाल है और हमें ये तवाज़ुन रखना होगा, और ये इसीलिए ये बोल्ड रिफॉर्म्स हैं, क्योंकि सबसे आसान काम ये था कि हम ये ना करते। आप जानते हैं कि अरसा दराज से टैरिफ वॉल्स, प्रोटेक्शन बैरियर्स बहुत हाई रहे हैं। उसकी एक कॉस्ट ये रही है कि हमारी मईशत में वो कंपेटिटिवनेस नहीं बन सकी जो शायद बननी चाहिए थी, और मेरे ख्याल से ये टैरिफ रिडक्शन से कंपेटिटिवनेस भी आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स जो एक्सपोर्टेबल हो वो भी कम होगी, मगर बिल्कुल ये तवाज़ुन हमें बरकरार रखना होगा कि साथ साथ रिजर्व्स को भी मैनेज करें और देखें। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्टीयरिंग कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैरिफ रिफॉर्म्स बनाई हुई है, जिसके अंदर सारी रेलेवेंट हुकूमती जिम्मेदारान मौजूद हैं। मैं उसका मेंबर हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं। उसमें स्टेट बैंक भी मौजूद है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी मौजूद है, उसमें हमारे पास इकोनॉमिस्ट भी मौजूद हैं जो हुकूमत से बाहर हैं, और टैरिफ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। और इन सब का यही काम है, हम सब का यही इज्तिमाई मकसद है कि इन टैरिफ रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करें, मगर साथ साथ इसको मॉनिटर भी करते रहें जो उसका इम्पैक्ट है ऑन द इकॉनमी, टू इंश्योर कि इन सारी प्रायोरिटीज़ का तवाज़ुन रहे। लेकिन क्या नहीं साहब, इनफैक्ट इतने महंगे कर्जे लेते हैं आप, जिसको लेकर IMF भी परेशान है कि हाई रेट पे, तो सर टैक्स वसूली का निज़ाम गोया कि बार बार हम कोशिश करते हैं, आपकी भी पार्टी की हुकूमतें रही हैं और माजी में बड़े दावे किए गए, वादे किए गए रिटेलर्स को, बाकी लोगों को टैक्स नेट में लाने का। अब भी ये मसाइल आपसे हल नहीं हो पा रहे, बिजनेस कम्युनिटी जा पहुँचती है फील्ड मार्शल साहब के पास, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है सर? नहीं, दो बातें इसमें शाहिद साहब। देखिए, सबसे पहले तो इस साल ये जो माली साल अभी इख्तिताम पजीर हुआ है उसमें महंगाई की शरह एवरेज सिर्फ 4.5% रही है। हमने महंगाई काबू की अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके नतीजे में पॉलिसी रेट भी 22 से 11% पर आया, मगर महंगाई की शरह भी कम हुई, GDP ग्रोथ रेट भी मॉडस्ट था, मगर इसके बावजूद टैक्स ग्रोथ में तकरीबन 26% इजाफा हुआ।
तो बकिया जो महंगाई टारगेट तो फिर भी मीट नहीं हुआ नहीं, मगर 26% फिर भी इजाफा हुआ देखिए, और अच्छी खासा एक एम्बिशियस टारगेट था। बकिया ग्रोथ कहाँ से आई? बकिया ग्रोथ टैक्स नेट वाइडन करके टैक्स नेट और जो कलेक्शन ऑटोनमस ग्रोथ ही की गई, तो उसके नतीजे में आई। और इसमें से बहुत सारा रकम जो है वो इन्फोर्समेंट मेजर से भी आई, जो हुकूमत ने डिजिटाइजेशन, डिजिटल इनवॉइसिंग, इस तरह की चीज़ों से उसने आगाज़ किया। तो हमने और रिटेलर से भी टैक्स वसूली में इजाफा हुआ है। क्या वो इजाफा काफ़ी है? हरगिज़ नहीं, बहुत सारी वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो वो इंशाल्लाह आप इस साल फिर से आप देखेंगे कि उसके असरात आगे आएंगे। और इसी तरह इंशाल्लाह जो हमारी टैक्स ग्रोथ है उसके अंदर इस दफ़ा IMF ने पहली दफ़ा इन्फोर्समेंट की बात में तकरीबन 390 अरब के करीब की रकम सिर्फ इन्फोर्समेंट की हद तक मानी है, बिकॉज ऑफ आवर परफॉर्मेंस लास्ट ईयर। यकीनन जो सेक्टर्स अपना शेयर नहीं अदा करें उनको अपना शेयर अदा करना होगा। उसके लिए इसलिए डिजिटाइजेशन ऑफ FBR रिफॉर्म्स को आप देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हर हफ्ते खुद उसकी मीटिंग चेयर करते हैं, बिकॉज़ प्रायोरिटी खबरें थी बिल्कुल क्या करने जा रहे हैं। हर हफ्ते जी ही चेयर कहते सिस्टम के अंदर से रेजिस्टेंस होती है ना सर। पहले ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आप लगाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं लग पाया ना सर। नहीं मगर नाकाम हुआ है। नहीं मगर हमने देखिए दीगर सेक्टर्स के अंदर प्रोडक्शन मॉनिटरिंग के इम्प्लीमेंटेशन हुई और उसके नतीजे में टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। तो इसी तरीके से हम आगे भी रिफॉर्म्स करेंगे। जो आपने सवाल किया स्पेसिफिकली चेंबर्स के हवाले से, चेंबर्स के साथ ही हमारी बड़ी तवील इंगेजमेंट रही है। उसमें हमने यकीनन ये तवाज़ुन रखना है कि FBR अपना काम भी कर सके, इन्फोर्समेंट भी करे, टैक्स कलेक्शन भी करे, मगर साथ ही साथ वी हैव टू इंश्योर कि जो जायज़ मुतालबात और इशूज़ हैं, बिजनेस कम्युनिटी के कंसर्न्स हैं, उसको एड्रेस करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो उसमें हमारी दीगर नशिस्तें 3-3 घंटों पर मुहित उनके साथ हुई हैं और उनके बुनियादी कंसर्न्स के ऊपर तकरीबन हमारे मामला तय भी पा गए हैं। और इंशाल्लाह उसको अब इंटरनल हमारी कुछ प्रोसेस चल रही है ताकि हम उसको एक हतमी शक्ल दे सकें। तो बिल्कुल जी, हम वी विल इंश्योर कि जो जायज़ कंसर्न्स हैं, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी के हों, चाहे वो चेंबर्स के हों, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट के हों, चाहे वो एक्सपोर्टर्स के हों, चाहे वो ऑर्डिनरी टैक्स पेयर के हों, इनको हम एड्रेस करेंगे और इंशाल्लाह इस तवाज़ुन को बरकरार रखेंगे जी बिटवीन इन्फोर्समेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफ टैक्स पेयर। प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद सर। एक तरफ तो आपकी हुकूमत का बयानी और वज़ीर आला जब रहे हैं शहबाज शरीफ साहब पंजाब में, तो हमेशा उन्होंने कहा कि जो प्रोफेशनल्स को जिनकी एक्सपर्टीज़ रेलिवेंट फील्ड में उन लोगों को इंगेज किया जाए, और अब भी शायद आप करने जा रहे हैं। बट सर FBR के चेयरमैन DMG ग्रुप के ऑफिसर हैं सर, उनका तो टैक्स की कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। बल्कि उनके बारे में तो पिछले दिनों जो खबर आई थी कि जब गोया के पावर सेक्टर के अंदर ओवर बिलिंग की कि 244 अरब रुपए की, तो सर उस वक्त वही फेडरल सेक्रेटरी थे उस वक्त। नहीं देखिए जी, आप जानते हैं तो सर वहाँ तो कम से कम चीज़ों को देखें ना। शायद ये भी प्रॉब्लम एक हो कि उनको एक्सपर्टीज़ नहीं है, लिहाजा इश्यूज़ को ना समझ पा रहे हैं, एड्रेस कर पा रहे हैं। देखिए मैं बल्कि उल्टा कहूँगा, जब भी मैं आपको FBR की परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये टास्क चेयरमैन FBR को पिछले साल दिया था। और पिछले एक साल की जो मैंने आपको परफॉर्मेंस दी है उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल चेयरमैन FBR हैज़ बीन ड्राइविंग दैट इम्प्लीमेंटेशन अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर साहब उसको साथ ओवरसी करते रहें। बट चेयरमैन FBR आई थिंक उनको ही और उनकी टीम को दाद जाती है जो रिफॉर्म्स अभी तक वहाँ पर आए हैं, जिसके नतीजे में हमने ऑटोनमस टैक्स ग्रोथ अचीव की है, जिसके नतीजे में वो FBR के ट्रांसफॉर्मेशन के और FBR के रिफॉर्म्स के वो अमली तौर पर इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ हो गया और कुछ के इफेक्ट्स भी आ गए हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब हर हफ्ते हिदायत देते हैं। उसमें लंगड़ियाल साहब का काफ़ी किरदार है, उनके साथ जितनी भी टीम मौजूद है उसके अंदर सारे FBR के पुराने अफसरान हैं who have the institutional knowledge, who have the technical knowledge. I think चेयरमैन साहब वहाँ पर इन रिफॉर्म्स को बड़े अच्छे तरीके से ड्राइव करें। और साथ ही साथ अब हमने प्राल की मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो कि आप जानते हैं जो कि एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, हब है जहाँ से आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप टैक्स की अदायगी और टैक्स पेयर्स जहाँ पर जाते हैं। तो अब प्राल की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी, इम्प्रूवमेंट के लिए भी एक नया बोर्ड बनाया गया है। उसमें सलमान अख्तर साहब हैं, इज़ अ वेरी एस्टीम्ड प्रोफेशनल, उनको लाया गया है और वहाँ पर भी कंप्लीट ओवरहॉल किया जा रहा है ताकि प्रोफेशनल लोग लाए जाएँ। देखें, आप जानते हैं शराजी साहब के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का हमेशा उनकी शनाख्ती डिलीवरी रही है और मेरिट की बुनियाद पर सही लोगों को सही जगह पर टीम पे प्लेस करना रही है। तो FBR में भी मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि यही किया गया है और उसी वजह से नतीजे आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी आएंगे। लेकिन लीकेजेस का पता चला है कहाँ हो रही है, कहाँ? जी देखिए, बिल्कुल साथ साथ शनाख्त हो रही है, क्योंकि एक्सपर्ट्स तो करते रहते बट हुकूमत नहीं जी। देखिए मैं आपसे फिर से कहूँगा, लीकेजेस की शनाख्त आइडेंटिफिकेशन में और उसके रिड्रेसल में पिछले साल पे अमली तौर पर हमने एक परफॉर्मेंस दिखाई है
तो ही IMF ने पहली दफ़ा इस साल इन्फोर्समेंट की मद में 390 अरब रुपए तक के करीब टैक्स टारगेट में सिर्फ इन्फोर्समेंट के फिगर्स माने जो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। तो ये परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही हुआ है और इसको इंशाल्लाह हम आगे फिर से इस साल परफॉर्म करके बतौर वज़ीर ख़जाना मुमलिकत आप क्या समझते हैं कि अभी भी कितने अरब की हम कह सकते हैं कि लीकेजेस हो रही हैं, एस्टिमेट क्या है वैसे? देखिए अब आप मेरे ख्याल से मैं लीकेजेस तो नहीं, मैं कहूँगा कि हमारा जो सेल्स टैक्स का आप मिसाल ले लें गैप है, अगर आप इंडिया का सेल्स टैक्स टू GDP रेशियो देखें और हमारा देखें तो उसको अगर मेयार बनाया जाए तो मेरे ख्याल से जी अब 3 ट्रिलियन रुपीज़ हमें उस मयार पर मज़ीद गुंजाइश है कि हम सेल्स टैक्स में कलेक्ट कर सकें। उसमें दीगर चीज़ें हैं, उसमें मिस रिपोर्टिंग भी है, उसमें अंडर रिपोर्टिंग भी है, उसमें वो लोग हैं जो सेल्स टैक्स की वैल्यू चेन में ये भी नहीं आए, उनको सिस्टम में लेके आना है। उसके अंदर सेल्स टैक्स फ्रॉड के भी मुजरिम हैं जो गलत इनपुट टैक्स क्लेम करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम एड्रेस करें। पहली जो मिस रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग को तो ऑलरेडी डिजिटल इन्वॉइसिंग और प्रोडक्शन मॉनिटरिंग से कुछ सेक्टर्स में उसके अंदर हमने ट्राई किया और उसके नताइज भी आए हैं और उस ऐसे तरीके से किया कि हरासमेंट भी ना हो, सीमलेसली एक ऐसा डिजिटल सिस्टम एम्प्लॉय किया गया है, एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया गया है जिसमें इंडस्ट्री भी ऑन बोर्ड हो और साथ साथ प्रोडक्शन मॉनिटरिंग का लाइव डेटा हो और उससे टैक्स वसूली भी बेहतर हो और जो टैक्स पेइंग कंपनीज हैं उनके लिए आसानी भी हो। तो इसी तरह के हम आगे भी जी मजीद मेजर्स करेंगे और इंशाल्लाह ये तवाज़ुन रखेंगे कि टैक्स पेयर के लिए और बिजनेसेस के लिए बिज़नेस करने में आसानी भी हो और जो हमारे लोगों को टैक्स नेट में ला के और फेयर टैक्स जो पेमेंट्स को इंश्योर करने के लिए भी जो हम इकदाम उठाना चाहते हैं वो भी उठाएं और ये बैलेंस बरकरार रखें। तो इंशाल्लाह आप ये आगे इसी तरीके से नताइज देखते रहेंगे जी। और क्या नहीं साहब, आप क्लेम तो कर रहे हैं कि आप इन्फ्लेशन को सिंगल डिजिट में लेके आ गए 4 साढ़े 4 पे, लेकिन अगर हम स्टैट्स पे नज़र डालें गोया कि उस जमात के बारे में जिसके बारे में कहा जाता था PTI की बड़ा महंगाई कर दी और हमने अपने यहाँ पे वीडियोस भी दिखाए हैं कि नून लीग के लोग कैसे एहतजाज कर रहे हैं। सर 2022 में पेट्रोल 152 रुपये का था, आज माशाल्लाह 272 का है। डीजल 147 का था, आज 284 का है। इसी तरह अगर आप बढ़ते जाएँ तो गैस की कीमतों में तो कहते हैं जी कोई पता नहीं कितने 100% इजाफा हो चुका है। इसी तरह दूध उस वक्त 110 रुपये, आज 220 रुपये, दही 120 रुपये, आज 240 रुपये। और इसी तरह अगर आप देखें कि बिजली की कीमतों में 200% इजाफा और चीनी को सिर्फ देख लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब 1 रुपया उसकी कीमत पे इजाफा होता है तो 2-250 अरब रुपये लोगों की जेबों से निकाल लिए जाते हैं। सर 85 रुपये थी 2021-22 में, आज 200 रुपये पे बिक रही है। तो सर उस वक्त तो कहा जाता था कि चीनी चोर हैं, चीनी माफिया, वो माफिया तो लगता है आज भी मौजूद है सर, बट आपकी हुकूमत बड़ी हेल्प नज़र आ रही है। देखिए बेनिफिशरीज आप हैं या जानबूझ के तगड़े लोग हैं? देखिए शराई साहब, इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले आ जाएं, जब हम महंगाई की शरह की बात करते हैं तो महंगाई की शरह इन सारी अशिया की कीमतों में चेंजेस का ही मजमुआ होता है। ये फिगर्स कहीं और से नहीं आते। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जब ये फिगर्स कैलकुलेट करता है, जब हम कहते हैं हमने महंगाई की शरह काबू की है, तो वो इन सारी अशिया की कीमतों को ही एक फूड बास्केट आप कह लें या बास्केट ऑफ गुड्स जो है उसको देख के वो फैसला करती है। तो ये नंबर्स उसी की अक्कासी करते हैं, इन सब अशिया के इज्तमाई जो नतीजा है उसकी अक्कासी करता है और उसमें हमने महंगाई काबू की है। पेट्रोल डीजल की कीमतें जी जब भी उतार चढ़ाव आलमी मंडी में आता रहा, मोर और लेस हम उसको पास ऑन करते रहे हैं। जहाँ पर एक दफ़ा मिसाल के तौर पर हमने पेट्रोलियम लेवी रखी तो बलूचिस्तान के लिए एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए रखी है और वो इस साल आपको PSDP में वो रिफ्लेक्टेड नजर आएगी। वो रकम हमने जो वादा किया था उस हिसाब से 200 अरब आपने रख दिया जी, 100 या 120 अरब रुपए की वो रकम है जी, वो आपको PSDP में नजर आएगी बाकायदा उस सड़क के लिए। इसी तरह तो हमने उतार चढ़ाव वो सारा पास ऑन करते रहे हैं। अभी भी लगभग जो कीमत आप कह रहे हैं ये उतार चढ़ाव के बाद तकरीबन उसी लेवल पे जिस पे जब हम हुकूमत में आए थे तब थी। अगर आप बात करें 2022 के मवाजने की तो फिर उसके अंदर फिर 2022 का वो इवेंट भी डालें जब मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेला गया था। और आप ये जानते हैं क्योंकि आप मईशत समझते हैं कि अगर हमने उस वक्त मईशत को ना संभाला होता तो ये बात ये 100-150 रुपए की ना रहती। ये यहाँ पर वो फिर किल्लत होनी थी जो कि श्रीलंका में हुई थी, जहाँ पर कीमतें पीछे रह जाती हैं, किल्लत आगे आ जाती है। उस तरफ नहीं है जी, चीज़ होती नहीं है कि खरीद पाएं, चीज़ होती नहीं है खरीद पाएं। और यही हालात PTI उस टाइम बनाकर गई थी और उसकी पूरी कोशिश थी, जिसका सबूत आवाम के सामने है, वो ऑडियो लीक्स के सूरत में, चिट्ठियों की सूरत में, कि ये पाकिस्तान किस तरह डिफ़ॉल्ट कर जाए। तो हमने उस वक्त मुल्क की मुआशी हालात संभाले, फिर महंगाई को आहिस्ता आहिस्ता काबू किया, तो आज इस शरह पर लेके आए। तो देखिए मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि आज कोई मुश्किलात नहीं है, बिल्कुल मुश्किलात
हालात हैं? क्या हालात उससे बहुत बेहतर हैं जो हो सकते थे, जिससे हमने बचाया? बिल्कुल उससे बहुत बेहतर है। क्या आगे मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है? बिल्कुल है, और उसी के लिए हम कोशिश हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आगे एक्सपोर्ट लेड और सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकनॉमिक ग्रोथ लेकर आएँ, जिससे हर पाकिस्तानी, हर तबका मुस्तफ़ीद हो, बिलखसूस जो आपके कमज़ोर तबकात हैं उनकी ज़िंदगी में बेहतरी। चैलेंजेस तो बहुत बड़े, लेकिन मुल्क के अंदर कियानी साहब जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और ये हम नहीं कह रहे, IMF भी कहता है अगर सियासी इंतशार बरकरार रहते हैं तो पाकिस्तान की मईशत के लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे। एक तो ये है कि सर जब तक आप स्टेबिलिटी लेके नहीं आते, और आपको मानना पड़ेगा अभी तक नहीं है, तो जितने भी कॉन्फ्रेंसेस आपने करवाई, मिनरल्स हैं या बाकी ओवरसीज से मुताल्लिक इन्वेस्टमेंट सर कैसे आएगी इस मुल्क के अंदर? फिर अगेन लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल 2 सूबों के अंदर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट लानी है आपने, वो बलूचिस्तान हो या खैर पख्तूनख्वा, वो हालात तो बेहतर नहीं है सर। तो उस तरफ भी तवज्जो है हुकूमत? जी देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अब आप हर किसी की अपनी राय होगी। अब अगर एक जमात का एक मौक़िफ़ ही ये हो कि उसने एक डिस्ट्रक्टिव पाथ की तरफ जाना है सारी कोशिशों के बावजूद, मैं आपको इस साल की मिसालें दे देता हूँ। फ़िलिस्तीन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पे दावत दी गई ना आने के बहाने, मुज़ाकराती मेज़ पर बैठा गया, स्पीकर साहब सदारत कर रहे थे, उस मेज़ से भी उठ के वही जमात गई। जाफ़र एक्सप्रेस के हमले के बाद इन कैमरा ब्रीफिंग कौमी असम्बली में होती है, उस पर आने से इनकार। पहलगाम वाक़े के बाद या फॉल्स फ्लैग के बाद सिक्योरिटी ब्रीफिंग होती है, उस पर आने से इनकार। और कहा जाता था कि हम सियासी जमातों से नहीं बैठेंगे। तो देखिए, ताली तो 2 हाथ से बचती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जमात एक शख्स की रिहाई का ही अलम उठाकर चलती रहे, बेशक वो शख्स मुजरिम हो, दीगर जराइम का मुजरिम हो, और आप कहें कि हम कोई बात नहीं मानेंगे, तो फिर उनका इंतज़ार नहीं किया जा सकता। हमें इन सब चीज़ों के साथ साथ हम इन चैलेंजेस को जिस तरह 1.5 साल पिछले फेस करते आए और मुआशी सतह पर लोगों की तवक्कुआत से बेहतरी दिखाई है, इसी तरह इंशाल्लाह अपना काम जारी रखेंगे। अगर अपोजिशन के लोग इसमें कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करेंगे, हम वेलकम करेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कौमी असम्बली और सेनेट दोनों की स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर अभी अपोजिशन के मेंबर्स मौजूद थे। 70-80 घंटे हमने वहाँ पर बहस की बजट के दौरान। उनकी भी जो इनपुट आई, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव लगी, हमने ऐड भी की उनके मेंबरान की। तो जहाँ पर इस तरह का कोई रोल होगा, हम बिल्कुल वेलकम करेंगे। मगर अगर आप कहेंगे कि बस एक जिद पकड़ लेंगे बेतुकी सी, तो उस पर तो इंतजार नहीं किया। मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का वो शॉर्ट भी चलाएंगे जिसमें वो कंपैरिजन कर रहे थे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और इमरान खान के केस का, जरा चलाइए, फिर छोटा सा सवाल करके तो हम चाहेंगे कि प्रोग्राम को क्लोज करें। Not criticize anything. For example, if I say that Afia Siddiqui is here for decades and going to be God knows till when, so I think I will be unfair. If your due process for law has resulted in that action, the same applies to everybody. So there's no exception. If you are a popular political leader, it doesn't give you a license to pick arms, to provoke public, and to go and attack the security installation of a country. This is nothing but treason. I'm not a judge. क्या साहब लास्टली कुछ थोड़ा सा इसका मुनासिब जवाब, एक कंपैरिजन जो ड्रॉ किया इसको लेके हुकूमत आपके तनकीद भी हो रही थोड़ी सी, तो आपको लगता नहीं? देखिए, इस पे मेरे ख्याल से शराई साहब, डार साहब ने एक वजाती भी बयान दे दिया है। जी। और आई थिंक उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया है कि हर किस्म की सफारती और आप लीगल जो मावनत है वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पहले भी हुकूमत पाकिस्तान फराम करती रही है और आइंदा भी उनकी रिहाई के लिए फराम करती रहेगी। तो उसमें तो हुकूमत का 2 टोक मौक़िफ़ है जी। बाकी जो दूसरी बात थी वो यही हो रही थी कि यहाँ पर अब कोई शख्स रिहाई चाहता है अपने जराइम के बावजूद, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इस मुल्क का एक लीगल निज़ाम है। अगर आप बता दें, आज मुझे बता दें कोई शख्स के 190 मिलियन पाउंड जो आवाम के यूके से यहाँ पर आए थे, आपने किस बुनियाद पर काबीना का फोरम इस्तेमाल करके बंद लिफाफों के अंदर उसी शख्स की जेब में वापस डाल दिए जिस शख्स ने वहाँ पर सेटलमेंट की थी, बजाय आवाम पर खर्चने के। तो फिर बेशक रिहाई की बात करें, मगर ये ओपन एंड शट केसेस हैं और जराइम आपके सामने हैं, तो ये तो फिर लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स कोर्स। बहुत शुक्रिया बिलाल ज़रक़ियानी, खजाना हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, यहीं पे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।